नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 50 सवालों की ये श्रृंखला, जिसमें पूर्ववर्ती अधिकांश परीक्षाओं के सवालों को समाहित किया गया है। और मित्रों, आज की ये वीडियो आगामी जूनियर एडेड परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट आदि सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, किंतु आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूँ, यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें तथा बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको सूचना मिल जाया करे। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए मित्रों, जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांश परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। प्रकाश वर्ष क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है। ठीक है, यानी एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वह प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो प्रकाश वर्ष जो हो गया दूरी मापन का जो है एक साधन है, इकाई है। ठीक है, तो दूरी का मात्रक हो जाता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। बल की एसआई जो यूनिट है वो क्या है? वो होती है न्यूटन। ठीक है, बल की एसआई यूनिट न्यूटन है। और पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक है दूरी, दूरी नापने का जो एक मात्रक होता है पारसेक होता है। ठीक है, भौतिक मात्रा ज्योति। ठीक है, तो उसकी जो इकाई होती है वो होती है लक्स। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ठीक है, इसी तरह पास्कल जो है, पास्कल दाब नापने का इकाई होता है, यूनिट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन है। अक्सर परीक्षाओं में जाकर हम इन छोटे छोटे सवालों को ही भूल जाते हैं, तो इन सवालों को बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इनको कभी भी आप छोड़कर नहीं जाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हर्ट्ज़ क्या मापने की यूनिट है? ठीक है, तो जो तरंगों की आवृत्ति होती है वो एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, हर्ट्ज़ उसकी इकाई होती है। तो यानी तरंगों की आवृत्ति हम हर्ट्ज़ से मापते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग कर कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट में कुछ भौतिक राशि दी हुई है और इकाई आपको दी गई है। ठीक है, तो बहुत से इसमें ऐसे हैं जो आपको याद होंगे, जैसे दूरी है तो दूरी को हम प्रकाश वर्ष एंड, ठीक है, प्रकाश वर्ष इकाई हो गई। ठीक है, इसी तरह से पदार्थ की जो मात्रा है वो मोल हो गई, विद्युत आवेश की मात्रा जो है वो कूलाम हो गई और ऊर्जा जो है वाट घंटा हो जाती है। तो ये हमारा सही विकल्प हो गया। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पर आ रहा है। तो ये देख लेते हैं हम, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? आइए विकल्प देखते हैं। तो एक खगोलीय दूरी किससे संबंधित है? यहाँ पर 4 विकल्प आपके लिए दिए गए हैं। ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी, ऊपर में से कोई नहीं। तो सही विकल्प आपका हो जाता है ए, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। ठीक है, एक खगोलीय इकाई जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न से कौन सी अविमीय राशि यानी किसकी विमा नहीं होती है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विकृति की कोई विमा नहीं होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? जो स्वतंत्र राशि होती है वो है द्रव्यमान। ठीक है, तो इसका मात्रक जो होता है व्युत्पन्न मात्रक नहीं होता, तो ये राशि व्युत्पन्न परिमाण की नहीं है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कोणीय गति का आयाम होता है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण दुगना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी होती है या भार दुगना हो जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, गतिज ऊर्जा 4 गुनी होती है। इसको आप निकाल भी सकते हैं। तो अगर आप K1 मान लें, पहली इनिशियल स्टेज की 1/2 mv² मान लेंगे,
दूसरी K2 आपकी 1/2 m ऐसे ही रहेगा, और v को 2v राइट कर देंगे, 2v का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/2, और ये हो जाएगा 4v स्क्वायर, ठीक है, m 1/2 m 4v स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 2mv स्क्वायर। तो पहली वाली 1/2 है यानी आधी है, आधी का डबल करेंगे 1 हो जाएगा, 1 का करेंगे आगे, फिर वो आ जाएगा 3 गुना, फिर 4 गुना, ठीक है। तो 2mv स्क्वायर हो गया 1/2, तो 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। आप देखते हैं कि 2, ठीक है, तो 4 गुना हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगाई जाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, ठीक है। तो इसको किसके द्वारा समझाया जाता है? तो इसको समझाया जाता है न्यूटन के पहले नियम से, जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। जड़त्व का नियम, जड़त्व के नियम पहला नियम होता है, तो इस चीज़ को हम समझाते हैं उसी से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यूटन के पहले नियम को हम कहते हैं जड़त्व का नियम। ये अभी इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है, 14 में भी। तो पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मित्रों, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये तो सभी को मालूम है, न्यूटन का तृतीय नियम, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, ये सभी ने पढ़ा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर से ए सही हो गया इसका, न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, व्यक्ति पृथ्वी की सतह में तुलना में व्यक्ति जो है पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? वो आप जानते हैं कि ग्रेविटी के कारण होता है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटी बहुत कम होती है पृथ्वी से, ठीक है। तो इसलिए चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, और ये ह्रास कितना होता है ये आपने पढ़ा हुआ है आर्किमिडीज के सिद्धांत से, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विस्थापित पानी के भार के बराबर। कोई वस्तु जब किसी द्रव में दबाई जाती है तो अपने भार के बराबर वो पानी हटाती है, ठीक है, ये आपने सबने पढ़ रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि उतना ही भाग वो पानी हटाएगा जितना सतह के नीचे उसकी सतह चली जाएगी पानी के नीचे। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम लागू होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, एक लोहे की गेंद पारे या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यदि एक लोहे की गेंद को पारे या मरकरी से भरी बाल्टी में हम गिराते हैं तो क्या होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। तो यदि लोहे की गेंद को हम मरकरी से भरी बाल्टी में डालेंगे तो ये बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, ये पारे की सतह पर तैरेगी, ये घुल जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी है सही इसका, यह पारे की सतह पर तैरेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, बहुत बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री सी पर, कई बार आपसे पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23 है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, निम्न घनत्व वाले में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, घर्षण की कमी होती है वहाँ पर, इसलिए 24 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आंधी या झंझावट की संभावना होती है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन सी हो गया इसका सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, डायनामो परिवर्तित करता है। डायनामो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, आपने पढ़ रखा है इसको, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनामो या जनरेटर जिसे आप बोलते हैं, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 27 है मित्रों, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से कौन सा उत्पादन होता है? तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 है, इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं,
ठीक है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं यहाँ पर। यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की प्रेरण करता है और इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम से कम होता है। ये ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा डी। ठीक है। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? क्वेश्चन नंबर 29 है। स्वचालित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है पास्कल का नियम, दूसरा है मित्रों टॉर्सेली का नियम, सी है आर्किमिडीज का नियम और डी है न्यूटन का नियम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30 है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से लगी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, अपकेंद्रण के कारण। तो अपकेंद्री बल लगता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा। ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख के जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 31 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेल की पटरियाँ अपने वक्रों यानी कर्व्स पर किस कारण से बैंक्ड की गई होती हैं? पहला ऑप्शन है रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद बी है रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता। तीसरा है रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जाता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं कर सकती, ये ऑप्शन डी है, ये गलत है। तो ऑप्शन सी सही है हमारा, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 32वां। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिमाण सही होगा? 4 विकल्प हैं। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा और भार वही रहेगा, वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 33 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? कई बार पूछा गया प्रश्न है। गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडलियों में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है और गर्मी लोलक का भार बढ़ जाता है, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। ये गलत है और ए भी गलत है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई में जो इकाई दोलन होता है यानी एक दोलन करने में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ये हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 34 है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हमारा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 35वां क्वेश्चन है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने से उसकी समयावधि क्या हो जाएगी? घट जाएगी, बढ़ जाएगी, उतनी रहेगी या में से कोई नहीं? क्या होगा? चलिए देखते हैं ऑप्शन। तो पेंडुलम को अगर हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसकी समयावधि जो होती है वो बढ़ती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो उसकी जो समयावधि है बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 है। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य विराम स्थिति में है। चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल में विराम स्थिति में एक व्यक्ति खड़ा है। न्यूटन के किस और किन किन नियम का उपयोग करके वह अपने को तट पर ला सकता है? तो यहाँ पर तीसरा नियम जो है वो यूज़ करेगा जिसकी वजह से वो अपने आप को तट पर ला सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि, देखिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया प्रश्न है। जो पृष्ठ तनाव होता है तेल का वो अधिक होता है, इस कारण से तेल की एक बूंद पानी पर फैल जाती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 है। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़ के जाना है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृष्ठ तनाव ही इसका कारण होता है, तो पृष्ठ तनाव ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है और इसका भी जो ऑप्शन है वो ए सही है, पृष्ठ तनाव के कारण। कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 41 है। जब शुद्ध जल डिटर्जेंट में डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, वो घट जाता है पृष्ठ तनाव डिटर्जेंट के कारण। उसके बाद 42वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? जेट। ठीक है, जेट जो विमान होता है वो रैखिक बल संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। उसके बाद 43 क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है, कई बार आपने देखा होगा परीक्षाओं में। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चलता है? दाब अंतर, केशिकीय घटना। तो केशिकीय जो घटना होती है उसके कारण वो चढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 44 है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का क्या कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, आसंजक बल का अभाव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, किस दिशा से किस दिशा की तरफ घूमता है, वो घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या कार्य होता है। बॉल बेयरिंग जो होती है वो स्थैतिक घर्षण को गतिज ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स 47, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेज़ी से वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, क्या होगा इस घटना में, क्या होगा। पत्थर स्पर्श रैखिकता उड़ जाता है, पत्थर भीतर की ओर तेजत गति करता है, पत्थर बाहर की ओर तेजत गति करता है, पत्थर की गति उसके वेग पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, पत्थर स्पर्श रैखिकता उड़ जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला हमारा ऑप्शन है, अब अगला क्वेश्चन है 48, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है। ठीक है, क्योंकि ये घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है, पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है, पृष्ठीय तनन को कम कर देता है, डिटर्जेंट इसलिए। ऑप्शन नंबर ए से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, डायनामो इसे परिवर्तित करता है। अभी आपने पढ़ा हुआ था इसी सीरीज में, मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन, डायनामो क्या करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है। तो दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लाकर दिए हैं। आई होप कि आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे। यदि आपको इन सभी क्वेश्चंस के PDF चाहिए तो आप हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलते चलते निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में और ज़्यादा क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।